हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 पदार्थ एवं पदार्थ का समूह। इस वीडियो में हम पहले पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ क्या है, हम पदार्थ किसे कहते हैं या हम किस तरह पदार्थ को परिभाषित कर सकते हैं। तो पदार्थ एक हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं जिनमें भार हो और जो स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। अब अपने आसपास तुम्हारी क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। क्या दिख रहा है? पेन, पेंसिल, किताब, मेज, स्टूल, कुर्सी, ये सब क्या हैं? पदार्थ हैं, क्योंकि इसमें भार होता है और ये स्थान घेरते हैं। जैसे ये पेन है, पेन को हमने ऐसे रख दिया तो ये स्थान भी घेरा, इतना स्थान घेरा और इसमें भार भी है। हम कह सकते हैं प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। और प्रत्येक वस्तु एक या अनेक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जैसे चाकू, चाकू एक वस्तु है। अब ये किससे मिलकर बनी होती है? लोहा लगा रहता है, लकड़ी लगी रहती है, कुछ में प्लास्टिक लगी रहती है कि ना। अब मेज किससे बनता है? लकड़ी से बनता है और उसमें लोहे की कील लगी रहती है। तो ये क्या है? मेज क्या हुई? वस्तु हुई। और पदार्थ क्या है? इसमें लकड़ी है। अब मान लो ईंट है। ईंट किससे मिलकर बनता है? किस पदार्थ से? मिट्टी से मिलकर बनता है ना। तो ईंट होगी वस्तु और पदार्थ क्या हो गया? मिट्टी। ऐसे तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी है, एक या अनेक पदार्थों से मिलकर बनी है। तो पदार्थ किसे कहते हैं, समझ में आ गया। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव, गैस। अब हम अलग अलग ठोस, द्रव, गैस का अध्ययन करेंगे। ठोस के कण या अणु, मान लो ये है ठोस के कण हैं, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये कण हैं। ठोस के कण या अणु बहुत पास पास हैं, दिख रहा है तुम लोग को? बहुत पास पास होते हैं और इनके बीच आकर्षण बल, अब जब पास पास हैं तो इनके बीच क्या है? ये आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। और इन अणुओं के बीच में अंतरा आणविक स्थान, ये जो तुम्हें खाली स्थान दिख रहा है, ये क्या है? ये अंतरा आणविक स्थान है, जो नगण्य यानी ना के बराबर होता है। जब ये एकदम आपस में मिले होंगे, बहुत पास पास कर रहेंगे और उनके आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होगा, तो इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। कैसे होंगे? निश्चित होंगे। मान लो जैसे ये क्या है? ठोस है। इसको हम यहाँ रखें और चाहे हम इसको यहाँ पर रखें तो क्या होगा? इसके आकार में या आयतन में कोई फर्क पड़ रहा है? इसकी आकृति बदल रही है? नहीं बदल रही है। और ना ही इसका आयतन यानी इसकी वैल्यू बदल रही है, नहीं बदल रहा है ना। तो ये हो गया ठोस। ठोस में क्या होता है कि उसके आकार, ठोस पदार्थों के आकार और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। अब अगला द्रव। द्रव में क्या होता है? ठोस पदार्थ, यहाँ पर ठोस को हम सॉलिड भी कहते हैं और द्रव को लिक्विड। तो ठोस पदार्थ की तुलना में द्रवों के अणु एक दूसरे से दूर दूर हैं। देखो दूर दूर दिख रहे हैं, ठोस की तुलना में दूर दूर दिख रहे हैं तुमको। और इनके बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। किसकी तुलना में कम होता है? ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है। और इनके बीच अंतरा आणविक स्थान ठोस की तुलना में अधिक होते हैं। देखो इनके बीच
अंतरा आवृत स्थान दिख रहा है, इसमें बिल्कुल नहीं, बहुत पास पास थे, बहुत कम दिख रहा था ना अंतरा आवृत स्थान, लेकिन इसमें काफ़ी है, ठोस की तुलना में काफ़ी है। इसके कारण क्या होता है, जब इसमें इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम रहता है तो क्या होगा, इनकी आकृति अनिश्चित रहती है और आयतन निश्चित होता है। आकृति अनिश्चित होती है और आयतन निश्चित होता है। जैसे मानो जैसे जल है, जल को अगर हम गिलास में लेते हैं तो वो क्या करता है, गिलास की आकृति ले लेता है, और फिर अगर हम उसको किसी कटोरी में रखते हैं तो वो किसकी आकृति ले लेता है, कटोरी की आकृति ले लेता है ना। अगर हम इसको किसी जग में भरते हैं जल को, तो वो जल किसकी आकृति ले लेता है, जग की। तो इसकी आकृति अनिश्चित होती है और आयतन निश्चित होगा। ठीक है। अब तीसरा है गैस। गैसीय अणु पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं, ठोस और द्रव की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं। देखो हैं दूर दूर, दिख रहा है तुमको, बहुत दूर दूर होते हैं। अब जब दूर दूर होंगे तो इनके बीच आकर्षण बल ना के बराबर होगा, यानी आकर्षण बल नगण्य रहेगा, और बीच में अंतरा आवृत स्थान अत्यधिक रहेगा। अंतरा आवृत स्थान दिख रहा है ना, अत्यधिक दिख रहा है। इसी कारण गैसीय पदार्थों के न तो आकार और न आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे अगरबत्ती सुलगाते हो, जब उसमें से धुआं निकलता है, जैसे धुआं निकल रहा है इसमें से, तो एक कमरे में जलाते हो लेकिन उसकी खुशबू पूरे घर में फैलती है कि नहीं फैलती है, तो ये क्या है, गैसीय गुण के कारण फैलती है ना तो उसका आकृति निश्चित होती है और ना आयतन। और जैसे इत्र होता है, सेंट जिसको कहते हैं, अगर उसको खोलो तो उसकी भी महक गैसीय गुण के कारण सभी जगह फैल जाती है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पढ़ी आपने, ठोस, द्रव, गैस। इसमें हम ठोस में तुम्हारे आ जाएगा कांच की गोली, ईंट, पेन, मेज, चाकू, ये सब ठोस में आ जाएंगे। द्रव में क्या आ जाएगा, जैसे जल, दूध, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब किस में आ जाएंगे, द्रव में आ जाएंगे। और गैस में अगरबत्ती का धुआं, सेंट, ये सब क्या है, गैसीय पदार्थ हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। इसको पढ़ाने से पहले हम तुमको बताना चाहते हैं, जैसे जल को अभी फ्रिज में रखोगे तो कैसे बर्फ की तरह जम जाता है, तो ये जल का क्या हुआ, ठोस रूप हुआ। अब फिर इसको अगर हम बाहर निकालते हैं, धीरे धीरे वो कैसा होने लगता है, बर्फ पिघलने लगती है, किसका रूप ले लेती है, जल का। किसका, जल का। तो ये तो द्रव रूप में आ गया जल। अब हम इसी जल को अगर गर्म करते हैं तो ये क्या, वाष्प के रूप में उड़ने लगती है ना, भाप बनती है, गैस बन जाती है ना। तो ये गैस जब बनती है तो ये क्या हुआ, जल का गैसीय रूप। ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे नारियल का तेल जब ठंडी का मौसम आता है तो जम जाता है ना, तो वो ठोस हो जाता है। और उसके बाद जब और गर्मी में द्रव के रूप में हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद अब जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। जल में घुलनशीलता यानी जल में जो पदार्थ, कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं और कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते। इस आधार पर हम पदार्थ को दो प्रकार के होते हैं, घुलनशील पदार्थ और अघुलनशील पदार्थ। घुलनशील पदार्थ में क्या आता है, जैसे शरबत बनाते हो तो क्या घुलती, चीनी घुल जाती है ना, और नमक भी पानी में घुल जाता है, तो ये तो घुलनशील पदार्थ हुए। अब अगर पानी में
लकड़ी का बुरादा घोलोगे तो वो घुलेगा? नहीं घुलेगा। कोयला घोलोगे तो नहीं घुलेगा। ये क्या है? अघुलनशील पदार्थ। और घुलनशील पदार्थ क्या है? चीनी और नमक। अघुलनशील पदार्थ हैं रेत, लकड़ी का बुरादा, कोयला, लोहे की छीलन। ये सब क्या है? अघुलनशील पदार्थ हैं, यानी जल में ये घुलते नहीं हैं। अब अगला टॉपिक है कठोरता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। कठोरता के आधार पर कुछ पदार्थ तुमने देखा होगा, जैसे कुछ रुई है, रुई को दबाओगे तो क्या दब जाती है कि नहीं? स्पंज होते हैं, उनको दबाओ तो वो दब जाती है। अब मान लो किसी ठोस चीज को दबाना है, मान लो ये पेन है, हम इसको दबा रहे हैं तो ये दब रहा है? नहीं दब रहा है ना। तो ये क्या है? कठोर पदार्थ हुआ ना। और जो दब जाए वो क्या है? मुलायम पदार्थ। तो कठोरता के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मुलायम पदार्थ, नंबर 2 कठोर पदार्थ। मुलायम पदार्थ वो हैं जिनको दबाने से वो पदार्थ दब जाए, जैसे रुई, ऊन, स्पंज, रबर की गेंद। ये क्या है? मुलायम पदार्थ हैं, उनको उंगली से दबाएंगे तो दब जाते हैं। कठोर पदार्थ वे पदार्थ जिनको दबाने से ना दबते हों, जैसे लोहा। अब लोहा तुम दबाओ, दबेगा तुमसे? नहीं दबेगा ना। लकड़ी का कोई टुकड़ा हो, उसको दबाओ, नहीं दबता है। कांच के टुकड़े, वो भी नहीं दबेंगे। और भी तुम्हारे आसपास जो भी हो, तुम्हारा पेन दबेगा तुमसे? नहीं दबेगा ना। दबाओगे उंगली से तो दबेगा? नहीं दबेगा। तो वो क्या है? कठोर पदार्थ है। अब समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। चुंबक के सापेक्ष कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और कुछ पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। तो चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ, चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है वे पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब ये बताओ चुंबक किस पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है? जैसे लोहे से बनी हुई चीजों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहे के अलावा निकेल और कोबाल्ट से भी बनी वस्तुओं को वो अपनी ओर आकर्षित होगा। तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट क्या हुए? चुंबकीय पदार्थ, क्योंकि चुंबक उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। और अचुंबकीय पदार्थ, चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अचुंबकीय पदार्थ जिनको अपनी ओर चुंबक आकर्षित न करे, जैसे लकड़ी का बुरादा, प्लास्टिक, रबर, ये सब चीजें हैं जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, तो ये क्या कहलाएंगे? अचुंबकीय पदार्थ। अब अगला टॉपिक है पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके, वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके पारदर्शी कहलाते हैं। जैसे स्वच्छ कांच हो और स्वच्छ पानी में तुम अपने आप को देखो तो दिखता है ना, आर पार नीचे देखो तो नीचे की सब चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं, तो ये क्या है? पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी कहलाते हैं। अब मान लो तुम्हारे सामने एक लकड़ी की मतलब प्लेट नुमा रख दिया जाए, लकड़ी की एक प्लेट लगा दी जाए और तुमसे कहा जाए दूसरी साइड में देखो, तो तुम देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। धातु की चादर लगा दी जाए, कह दो दूसरी साइड देखो, देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। कागज है, उसमें भी तुम दूसरी साइड में दूसरी तरफ नहीं देख पाओगे। तो ये क्या है?
अपारदर्शी यानी अपार यानी दूसरी साइड में नहीं दे सकते, पार नहीं हो सकता है। प्रकाश पार नहीं होता इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, तो ये क्या है? अपारदर्शी। पारभासी वे पदार्थ जिनके द्वारा हमें धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे कागज में तेल लगा लो, फिर उससे देखो तो हल्का फुल्का तुम्हें दिखाई देगा, तो वो क्या है? पारभासी है। जैसे पेंट लगा हुआ कांच, उसमें भी देखो तो जब प्रकाश मतलब आर पार देखेंगे तो हल्का सा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, तो वो क्या है? पारभासी। तो अब तुम लोग को समझ में आया कि ठोस, द्रव, गैस के बारे में, मुलायम और कठोर पदार्थ के बारे में, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ के बारे में, तथा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी पदार्थों के बारे में समझ में आ गया होगा। तो हम अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई यानी परमाणु अणु के बारे में। अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।